आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राजपूत मुगल सहयोग नीति आमेर के राजा मानसिंह के संदर्भ में। इससे पहले के वीडियो में आप लोग आमेर राज्य के बारे में, आमेर के राजा भारमल और उसके पुत्र भगवान दास के बारे में जान चुके हैं। इसमें आपको राजा मानसिंह के बारे में बताया जाएगा। यह राजा मानसिंह इतिहास में मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मिर्जा की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। आमेर का राजा मानसिंह, जब भगवान दास की मृत्यु हुई तो भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी। करीब 1590 में मानसिंह आमेर का राजा बना। मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। मानसिंह के पिता के नाम को लेकर विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि यह भारमल का ही पुत्र था, लेकिन आज के समय ये माना जाता है कि यह भारमल का पुत्र न होकर भारमल के ज्येष्ठ पुत्र भगवंत दास का पुत्र था। मानसिंह के बारे में, मानसिंह 1562 ईस्वी में जब भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया, तब अकबर अपने साथ भगवंत दास और मानसिंह, जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी, उसे अपने साथ आगरा लेकर आया और उसे शाही सेवा में नियुक्त कर दिया। 1562 ईस्वी से लेकर अपनी मृत्यु तक 1614 ईस्वी तक मानसिंह शाही सेवा में बना रहा। एक लंबे समय तक मानसिंह ने शाही सेवा में कार्य किया, इसीलिए इसके संपूर्ण कार्यकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला 1562 से 1574, जब उसने भारमल के पोते के रूप में मुगल या शाही सेना में कार्य किया। दूसरा 1574 से 1589 ईस्वी तक, जब उसे भगवंत दास का पुत्र या कुंवर मानसिंह कहा जाता था। तीसरा 1589 से 1614 ईस्वी, जब उसने आमेर के राजा मानसिंह के रूप में मुगल साम्राज्य में असाधारण सेवाएं दी और आमेर को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, क्योंकि अब वो स्वतंत्र रूप से आमेर का राजा बन गया था। अब यहाँ हम बात करते हैं शाही सेवा के प्रथम काल की। शाही सेवा का प्रथम काल 1562 से 1574 ईस्वी है, जब अकबर ने के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर भारमल अपने परिवार के सदस्यों के साथ अकबर को विदा करने रामपुर गया, तो अकबर ने उसके पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह को शाही सेवा में नियुक्त किया। उन दोनों को अपने साथ ही अकबर आगरा ले आया और आगरा में अकबर ने उन्हें शाही सेवा में नियुक्त कर दिया। आगरा पहुंचने के बाद अकबर ने राजस्थान के सुदृढ़ और अजय समझे जाने वाले रणथंभौर दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। ये ध्यान रखिएगा कि रणथंभौर दुर्ग पर जब सुरजन हाड़ा वहाँ का राजा था, उस पर जब अकबर ने आक्रमण किया, तो इस समय में अकबर ने भगवंत दास और मानसिंह को भी अभियान में जाने का आदेश दिया। सुरजन ने अपने दुर्ग की पूरी सुरक्षा कर रखी थी, लेकिन मुगल तोपों की भयंकर गोलाबारी ने दुर्ग की प्राचीरों को ध्वस्त कर दिया। सुरजन हाड़ा को इस समय में भगवंत दास ने ही समझाया और उसकी अकबर के साथ मैत्री करवाई। अकबर ने भगवंत दास का विश्वास कर ही इस युद्ध को रोक दिया और सुरजन हाड़ा से संधि की थी। एक तरह से भगवंत दास ने सुरजन हाड़ा को अकबर की अधीनता में लाकर उसने अकबर का विश्वास अर्जित कर लिया। ये कहा जाता है कि अकबर कुंवर भगवंत दास के सेवक के रूप में स्वयं भगवंत दास के साथ दुर्ग में गया और उसने सुरजन हाड़ा के साथ संधि की शर्तें तय की। हालांकि राजस्थानी वृत्तांत में इनका उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अब इस युद्ध में चूंकि मानसिंह छोटा था, उसकी क्या भूमिका रही यह स्पष्ट नहीं है। 1572 ईस्वी में जब अकबर ने गुजरात अभियान किया, तब उसने गुजरात अभियान के समय में मानसिंह को अपने साथ लिया और जब शेर खां फौलादी और उसके पुत्रों ने विद्रोह किया, तो मानसिंह को ही अकबर ने यह जिम्मेदारी दी कि वह शेर खां फौलादी और उसके विद्रोही पुत्रों को पकड़ कर लाए। मानसिंह ने विद्रोहियों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो अपना सारा माल असबाब यानी कि धन दौलत सब छोड़कर भाग गए और
मानसिंह उस सारे धन दौलत को लेकर अकबर के पाटन स्थित शिविर में पहुंचा। पाटन से अकबर जब अहमदाबाद बढ़ा तो अहमदाबाद में एतमाद खां भयभीत हुआ और उसने अकबर को अहमदाबाद की चाबियां दे दी। अकबर ने गुजरात को 2 भागों में बांटा, जिसमें एक भाग अहमदाबाद और पूर्वी गुजरात का मिर्जा अजीज को और बड़ौदा, चांपानेर, सूरत आदि एतमाद खां को दे दिया। अकबर खंबात गया। ये आप लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे कि जब अकबर ने गुजरात विजय तो कर ली, लेकिन बाद में जो गुजरात के विद्रोही मिर्जा थे अकबर के लौटते ही वो वापस आ गए और उन्होंने अकबर के लौटते ही वो वापस आए थे और उन्होंने गुजरात को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। जब अकबर खंबात बढ़ा तो खंबात के बाद उसे बड़ौदा आया और यहाँ भगवंत दास और मानसिंह को उसने सूरत पर अधिकार करने के लिए भेजा। अकबर ने मानसिंह को सेना का अग्रभाग दिया था और यह मानसिंह शत्रु की सेना को चीरता हुआ इतना आगे बढ़ गया। अपने पिता सरनाल का जो युद्ध, इसमें भगवंत दास वाले में आपने पढ़ा है कि भगवंत दास के साथ मानसिंह ने इस युद्ध में भाग लिया था, कि सरनाल के इस युद्ध में भगवंत दास और मानसिंह दोनों ने ही अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इब्राहिम मिर्जा युद्ध क्षेत्र से भाग गया और अकबर ने भगवंत दास से प्रसन्न होकर उसे एक नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित किया। पहली बार किसी हिंदू को इस तरह का शाही सम्मान दिया गया था। मानसिंह ने स्वाभाविक है अपने पिता के साथ था तो अपने पिता की पूर्ण सहायता इस युद्ध में की होगी। गुजरात से वापसी के दौरान अकबर ने मानसिंह को शाह कुली खां आदि मुगल सेनानायकों के साथ डूंगरपुर पर अभियान का आदेश दिया, क्योंकि यह राज्य यहाँ का जो राजा था रावल आस्करण सिसोदिया, वो भी मुगलों का विरोधी था और चूँकि अकबर की नीति थी कि पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को अपने अधीन लाया जाए, तो वह स्वतंत्र राज्य को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अप्रैल 1573 में मानसिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। आस्करण पराजित हुआ, पहाड़ों में भाग गया और मानसिंह ने डूंगरपुर राज्य को रौंद डाला। इस अभियान के पूर्व अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए एक दूत राणा प्रताप के पास भेजा था, लेकिन वह असफल हुआ। तो 1573 ईस्वी में ही अकबर के कहने पर मानसिंह भी राणा प्रताप के पास उसे समझाने के लिए गया था कि वह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले और शाही दरबार में उपस्थित हो जाए, लेकिन राणा प्रताप ने मानसिंह की बात को मानने से इनकार कर दिया। इस विषय में आपको डिटेल रूप से जब महाराणा प्रताप पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। इसके अलावा जब गुजरात के मिर्जाओं ने फिर से विद्रोह कर दिया तब अकबर ने मानसिंह को कच्छीवाड़ा के जागीरदारों के सैनिक दस्तों को एकत्र कर मालवा के रास्ते से गुजरात पहुंचने का आदेश दिया था। और मानसिंह जब इन सैनिक दस्तों के साथ उज्जैन पहुंचा तब उसे सूचना मिली कि अकबर को गुजरात में सफलता प्राप्त हो गई है और ऐसे में अकबर ने मानसिंह को वापस फतेहपुर सीकरी लौटने का आदेश दिया। जब पूर्वी भारत में अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ तब भी अकबर ने भगवंत दास और मानसिंह को अपने साथ लिया, लेकिन अकबर को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि भारमल का देहांत हो गया तो अकबर ने 1574 ईस्वी में ही भगवंत दास और मानसिंह को वापस आमेर जाने की स्वीकृति दी और इस प्रकार से जो पूर्वी भारत का अभियान था उस समय में उसमें भगवंत दास और मानसिंह दोनों अकबर के साथ नहीं रहे थे। इसके बाद अकबर का मानसिंह का शाही सेवा या अकबर की सेवा में द्वितीय काल प्रारंभ होता है, जिसका समय है 1574 से 1589 ईस्वी। ये सर्वविदित है कि अकबर संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में लाना चाहता था, तो ऐसे में राजस्थान के सर्वप्रमुख राजा मेवाड़ को अधीन लाना महत्वपूर्ण था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने पहले जलाल खां को भेजा, फिर मानसिंह को भेजा और मानसिंह के बाद भगवंत दास को भेजा, लेकिन अकबर के इन दूतों की बातों को महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। तो अकबर के लिए आवश्यक हो गया कि अब वो शस्त्र बल के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध कार्यवाही करे। जब मार्च ये जो मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह से अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा और जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जून 1576 में जो हुआ था। मार्च 1576 ईस्वी में अकबर अजमेर पहुंचा और यहीं से उसने राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान की योजना बनाई
और इस समय में मानसिंह को प्रताप के विरुद्ध जाने वाली मुगल सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, जिसकी पुष्टि बदायूनी आदि समकालीन स्रोतों से होती है। कर्नल टॉड ने ये कहा है कि शहजादे सलीम को प्रधान सेनापति बनाया गया था, मानसिंह को उसका सहायक, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्पष्ट है कि इस समय में मानसिंह शाही दरबार का प्रमुख व्यक्ति था। तो इसीलिए अकबर ने उसी को प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। और ये भी कहा जाता है, ओझा ने ये कहा है कि राणा प्रताप ने जो मानसिंह का अपमान किया था उसकी बात को न मानकर, तो उसका बदला लेने के लिए ही अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया था। और इस तरह से राणा प्रताप का अपमान करने का प्रयत्न उसने किया। मानसिंह के साथ आसफ खां, शाह खासी, गाजी खां तबरेजी, मुजाहिद खां, सैयद अहमद खां जैसे अनुभवी एवं पराक्रमी सेनानायकों को भेजा गया। 2 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह ने अजमेर से प्रस्थान किया और हल्दी घाटी के उत्तरी छोर से कोई 4-5 मील दूर स्थित खमनोर नामक गांव में पहुंचा। राणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ वहां आए और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के इस युद्ध में प्रारंभिक दबाव के उपरांत भी ये कहा जाता है मानसिंह विजयी रहे। हालांकि अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार ये माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। वस्तुतः मानसिंह इस युद्ध में भले ही विजयी रहा, लेकिन मानसिंह को इस युद्ध में विजयी होने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मानसिंह को राणा प्रताप को वह बंदी नहीं बना पाया। राणा प्रताप इस युद्ध से चले गए, अपना बचाव करके वो युद्ध से चले गए और भागती हुई मुगल सेना जो थी वो अत्यधिक गर्मी के कारण त्रस्त हो गई थी। वो मुगल सेना इस युद्ध में लड़ते हुए अत्यधिक त्रस्त हो गई थी और इसीलिए राजपूती सेना पर पीछे से भी कोई वार नहीं कर पाई। मानसिंह एक तरह से विफल ही रहा इस युद्ध में और इसीलिए अकबर ने उसे और आसफ खां दोनों को बहुत अधिक फटकार लगाई और मुगल दरबार में कुछ समय के लिए उसकी उपस्थिति भी मना कर दी। ये कहा जाता है कि अकबर मानसिंह की आंतरिक भावना पहचान गया था कि मानसिंह भी राजपूत है और इसीलिए महाराणा प्रताप का राजपूत होने के कारण उसने साथ दिया और वो चाहता तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सकता था, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया। जब शाहबाज खां को राणा के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, तब भगवान दास और मानसिंह को वापस शाही दरबार में लौटने का आदेश दिया गया, क्योंकि ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों राणा प्रताप के विरुद्ध अधिक सख्त कार्यवाही में कोई विघ्न बाधा उपस्थित कर दें। ऐसा ना हो कि ये उसके ऊर चली जाए या कुछ और ऐसा हो। कुंभलगढ़ अभियान से मानसिंह अकबर की सेवा में पंजाब में भीरा नामक स्थान पर पहुंचा और अकबर ने उसे विद्रोही बलूचियों के विरुद्ध भेजा, जिसमें वह असफल रहा। अकबर उससे फिर असंतुष्ट हो गया। हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में मानसिंह को शाही सेवा में अधिक सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रारंभिक असफलताओं के बाद भी शाही सेवा में अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सफल रहा। इसके पश्चात कश्मीर के सुल्तान जब अली खां चक की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसके पुत्र यूसुफ खां और भाई अब्दल में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। यूसुफ खां पराजित हुआ, पंजाब आ गया और उसने मानसिंह से सहायता की याचना की। मानसिंह उसे अकबर की सेवा में ले गया और अकबर ने उसे आश्रय दे दिया। 1580 ईस्वी में अकबर का सौतेला भाई था जिसका नाम था हकीम मिर्जा, जो काबुल का प्रशासक था, और उसने विद्रोह कर दिया और वो अकबर के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए सोचने लगा और उसका साथ दिया अकबर के ही एक विद्रोही सुलेमान मिर्जा ने। बदख्शा का राजा शाहरुख अकबर का मित्र था और इसीलिए हकीम मिर्जा और सुलेमान मिर्जा बदख्शा पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। बदख्शा के राजा शाहरुख ने अकबर से याचना की, अतः अकबर ने मानसिंह, यूसुफ खां, भगवंत दास और अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों को शाहरुख की सेवा के लिए भेज दिया। और इसी समय में मिर्जा हकीम और सुलेमान ने बदख्शा पर आक्रमण कर शाहरुख को हरा दिया और उसके राज्य का एक बड़ा भाग छीन लिया। अकबर की सहायता समय पर नहीं पहुंच पाई। 1580 के अंत में अकबर ने सिंधु नदी के प्रदेश का भार मानसिंह को स्वतंत्र रूप से दिया।
यह पहला स्वतंत्र दायित्व था जो कि मानसिंह को प्राप्त हुआ था और मानसिंह ने इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए प्रबंध किए। मिर्ज़ा हकीम ने अपने सेनानायक शादमान को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। उसने भारत में प्रवेश कर सिंधु नदी पर स्थित नीलाब के किले को घेर लिया। मानसिंह अपनी सेना सहित उसकी तरफ बढ़ा और शादमान को उसने बुरी तरह पराजित कर दिया और इस प्रकार से उसने अपने क्षेत्र को यानी कि सिंधु नदी के क्षेत्र को मिर्ज़ा हकीम के आक्रमणों से बचा लिया। लेकिन अब अकबर को यह विश्वास था कि मिर्ज़ा हकीम स्वयं भी अकबर के राज्य पर आक्रमण करेगा। अतः अकबर स्वयं लाहौर की ओर आया और अपने 2 पुत्रों सलीम और मुराद को भी साथ लाया। अकबर की जो शंका थी वो बिल्कुल सही निकली और मिर्ज़ा हकीम ने लाहौर पर आक्रमण किया। अकबर ने मानसिंह को यह संदेश भिजवाया कि वो आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास करे। मानसिंह ने लेकिन मिर्ज़ा हकीम को मार्ग में रोकने का प्रयास नहीं किया और उसे लाहौर तक आने दिया। मानसिंह लाहौर के दुर्ग में ही अपनी सेना सहित रुका रहा और मिर्ज़ा हकीम को रुका रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मिर्ज़ा हकीम लाहौर तक बढ़ आया और उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया। कोई भी मुग़ल सैनिक उसकी तरफ नहीं आया। लेकिन उसी समय में मिर्ज़ा हकीम को सूचना प्राप्त हुई कि अकबर लाहौर आ रहा है, इसीलिए वो बिना लड़े ही वापस लौट गया और अकबर रोहतास तक पहुंचा और उसने मिर्ज़ा हकीम को मिलने के लिए बुलाया, उसे क्षमा करने और सुरक्षा का वचन दिया और लेकिन मिर्ज़ा हकीम ने अकबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अतः अकबर ने काबुल पर एक सेना भेजी जिसका नेतृत्व राजकुमार मुराद को सौंपा, लेकिन सेना का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा। तो मानसिंह के नेतृत्व में जब ये सेना काबुल पहुंची तो इस सेना ने आसानी से काबुल को विजित कर लिया। मिर्ज़ा हकीम काबुल से चला गया और 10 अगस्त 1581 को अकबर ने काबुल में प्रवेश किया और मानसिंह आदि सेनानायकों को पुरस्कृत किया। मानसिंह इस विजय के बाद अपने क्षेत्र यानी कि सिंधु नदी के क्षेत्र में वापस लौट आया और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना दिया। मिर्ज़ा हकीम पुनः आक्रमण का साहस नहीं कर पाया। 1585 को जब मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु हो गई तो अकबर ने मानसिंह को काबुल पर अधिकार का आदेश दिया और मानसिंह ने काबुल पर आक्रमण कर काबुल को जीत लिया। मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह को काबुल में नियुक्त कर दिया और हकीम मिर्ज़ा के दोनों पुत्रों को अकबर के सेवा में भेज दिया। इसी समय में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थानीय जातियों का जिन्हें उत्तर पश्चिमी की सीमांत जातियां कहा जाता है, उनका विद्रोह प्रारंभ हुआ। इन जातियों में पहली थी रोशनिया विद्रोह। रोशनाइयों का जो विद्रोह था, इसमें बयाजिद नामक एक अफगान था जिसने पीर रोशन की उपाधि धारण कर ली और इन्होंने एक सेना बनाकर मुगल प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। 1585 में बयाजिद की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी उमर शेख बना। उमर शेख कुछ समय के लिए मुगलों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित रखने में सफल हुआ। उमर शेख के बाद जलाला राजा बना और जलाला जो था वो मुगलों के विरुद्ध था। उसने इतने विद्रोह किए कि भारत से जो काबुल का जो रास्ता था वो भी असुरक्षित हो गया। अतः मानसिंह अपनी सेना के साथ खैबर दर्रे पर बढ़ा और उसने रोशनाइयों पर आक्रमण करने की सोची, लेकिन इसी समय में रोशनियाइयों ने मानसिंह पर आक्रमण कर उसे खदेड़ दिया और दुर्ग के आसपास मोर्चाबंदी कर ली, लेकिन मानसिंह ने उन्हें वहां से भगा दिया। रोशनाइयों ने मानसिंह पर आक्रमण किया, लेकिन मानसिंह ने पूरी तरह रोशनाइयों को पराजित कर दिया। रोशनियाइयों के पराजय के पश्चात यूसुफजाई जाति का विद्रोह हुआ। यह जाति स्वात और बाजौर क्षेत्र में थी। इन्होंने भी पूर्ण रूप से मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और काबुल जाने वाले मार्ग पर लूटमार करते थे। अतः जनवरी 1586 में अकबर ने बीरबल को यूसुफजाइयों का दमन करने के लिए भेजा। इन यूसुफजाइयों ने 1586 ईस्वी में बीरबल की हत्या कर दी। अतः अकबर ने टोडरमल को यूसुफजाइयों के विरुद्ध भेजा और मानसिंह को टोडरमल की सहायता के लिए कहा। मानसिंह ने उनके दमन के लिए बुनेर नामक स्थान पर एक ओहिंद नामक एक किला बनाया।
वो हिंद के समीप एक किला बनाया और इस किले को केंद्र बनाकर उसने यूसुफजाइयों पर आक्रमण करने शुरू किए। तोडरमल ने पहाड़ियों के दोनों सिरों पर नाकेबंदी कर दी। इस तरह से जब चारों ओर से यूसुफजाइयों पर आक्रमण हुआ तो यूसुफजाइयों ने बहुतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिस समय मानसिंह को टोडरमल की सहायता के लिए नियुक्त किया गया तो काबुल का सूबेदार उस समय राजा भगवंत दास को बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही अकबर ने भगवंत दास के स्थान पर इस्माइल कुली खां को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस्माइल खां काबुल जाना नहीं चाहता था, अतः अकबर ने पुनः मानसिंह को ही काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह को भी काबुल की सूबेदारी पसंद नहीं थी, अतः सितंबर 1586 ईस्वी में बदख्शा के शासक सुलेमान मिर्जा ने काबुल आकर मानसिंह से अकबर के दरबार में जाने की इच्छा की, तो मानसिंह उसकी सुरक्षा के बहाने स्वयं भी काबुल से दरबार में आ गया। अकबर को बुरा लगा और अकबर ने मानसिंह को काबुल की सूबेदारी से हटा दिया और उसकी जगह जैन खां कोका को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये कहा जाता है कि मानसिंह को सूबेदारी से इसलिए हटाया गया क्योंकि राजपूतों ने काबुल के निवासियों के साथ अनुचित व्यवहार किया था, तो इसलिए अकबर ने मानसिंह को सत्ता से सूबेदारी से हटाया था। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर मानसिंह को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े थे और वह बीमार पड़ गया था, इसीलिए वह वापस आ गया, तो जैन खां कोका को वहाँ नियुक्त कर दिया गया।